हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम देखेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड की क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक आवर पास्ट आवर हेरिटेज का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 1। मैंने एक एक चैप्टर की वीडियोस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। चैप्टर 8 फ्रॉम कम्युनलिज्म टू द पार्टीशन। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है? अब हिंदू मुस्लिम ये सब अपने आप को एक कम्युनिटी की तरह समझना शुरू कर देते हैं इंडिया में, और वहाँ से लेकर इंडिया के पार्टीशन तक की हिस्ट्री यहाँ बताई गई है। In 1857, the Hindus and Muslims of Hindustan put up a unified protest against British rule. Hindustan at that time meant North and Central India. Yet only 90 years after the revolt of 1857, the partition line passed over Punjab province of Hindustan. 1857 में जो इंडिया में एक रिवॉल्ट हुआ था, उसमें हमने देखा था कि हिंदू और मुस्लिम ने मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। मतलब उन लोगों ने आंदोलन किया था एक साथ मिलकर। उस टाइम का हिंदुस्तान नॉर्थ और इंडिया के मिडिल वाले पार्ट से मिलकर बना हुआ था हिंदुस्तान। और 1857 के रिवॉल्ट के 90 साल के बाद हिंदुस्तान के पंजाब प्रोविंस से एक पार्टीशन लाइन खींची गई, मतलब कि पंजाब का बंटवारा कर दिया गया। The rise of communalism in colonial India. Even towards the end of 19th century, there was no specific the Muslim community on the Indian subcontinent. The economic basis and lifestyle of the Muslims varied from region to region. There was no evenness in Muslim population in the different regions. Half of the total population in Bengal and Punjab were Muslims. The colonial government wiped out these varied elements among the Muslims. It started identifying the Muslims as a religious community. Thus, religious identity of the Muslims gained over their social, economic, and cultural identity. As a result, a part of the Muslim population started considering themselves as a religious community separated from the British. This was also the view of the British rulers. Rise of communalism. कम्युनलिज्म क्या है? जब एक रिलीजियन के लोग दूसरे रिलीजियन को मानने से मना कर देते हैं या उनके अगेंस्ट हो जाते हैं तो उसे हम कम्युनलिज्म कहते हैं। तो कॉलोनियल इंडिया यानी जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो शासन किया जा रहा था इंडिया में, उस टाइम के इंडिया में कम्युनलिज्म आना शुरू हो जाती है। 19th सेंचुरी के ख़त्म होने के टाइम तक इंडिया में कोई मुस्लिम कम्युनिटी ऐसे अलग से नहीं थी। इंडिया के अलग अलग रीजन में हर मुस्लिम का रहन सहन, उनका लाइफ स्टाइल बहुत ही अलग अलग तरह का था, और हर जगह मुस्लिम पॉपुलेशन का जो आबादी था वो हर जगह बराबर नहीं था। कहीं कम था किसी रीजन में तो कहीं ज़्यादा भी था। वहीं हम देखते हैं कि पंजाब की जो आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन थी वो पंजाब और बंगाल की जो आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी। और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अच्छी तरह से देखा और समझा कि मुस्लिम्स की आबादी इन एरियाज़ में ज़्यादा है, और उन्होंने ही ऐसा शुरू कर दिया था मुस्लिम्स को एक अलग कम्युनिटी की तरह से देखना, एक अलग रिलीजियस कम्युनिटी की तरह से देखना, जैसे कि वो सबसे अलग है। इसीलिए रिलीजियस आइडेंटिटी जो था मुस्लिम्स का वो सोशल इकोनॉमी और उनको एक कल्चरल आइडेंटिटी भी मिलना शुरू हो गई थी। सोसाइटी में, इकोनॉमी में और कल्चर में एक डिफरेंट आइडेंटिटी अब मुस्लिम्स की बनना शुरू हो गई थी, जिसका नतीजा ये होता है कि एक बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन खुद को रिलीजियस कम्युनिटी की तरह से मानना शुरू कर देती है, और ये ब्रिटिशर्स से अलग है बोलते हैं। मैंने ये लोग खुद को मानते हैं कि ये ब्रिटिशर्स के अंडर में नहीं आते हैं, और ब्रिटिशर्स भी यही सोचना शुरू करते हैं उस टाइम में। द कॉलोनियल रूलर्स viewed Indian society in its parts and not as a whole. From this standpoint,
They took administrative steps at separate times for separate social groups. One such step was population counting or census. From 1870 onwards, there occurred a change in British rule which was then beset by the intention to weaken nationalist movements. The colonial ruler wanted to attack the idea of Indian nationalism by giving a fillip communal divisions within the society. The administration propagated that all Muslims are alike and they form a religious community. ब्रिटिशर्स भी अब मुस्लिम्स को एक डिफरेंट कम्युनिटी की तरह से देखना शुरू कर देते हैं और वो सोचते हैं कि मुस्लिम्स की एक अलग कम्युनिटी है और ये लोग एक अलग रिलीजियस कम्युनिटी बनाते हैं। और इस तरह से ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स को हिंदू से अलग देखना और उनको ऐसा महसूस कराना शुरू कर दिया था कि वो लोग अलग हैं इनसे। तो एक तरह से ब्रिटिशर्स हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट डाल रहे थे और 1870 से ही ब्रिटिशर्स ने एक नई कूटनीति अपनाना शुरू कर दी थी, जिसके अंतर्गत वो क्या कर रही थी, वो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को कमज़ोर करना चाहती थी। और इसको कमज़ोर करने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी है जो कि 1857 के युद्ध में देखने को मिली थी, उसको वो तोड़ना चाहती थी, उस एकता को वो तोड़ना चाहती थी और जो वो धीरे धीरे कर भी देती है आगे चलकर। Apparently, the British government practiced secularism in education or in government jobs. It was the norm not to attach importance to religious identity. However, during the handing out of benefits, religious identity was emphasized. The communal policy of the government was clear in the way benefits were divided among Hindus and Muslims. This policy became apparent in the context of English language. In 1837, English replaced Persian as the official language, but Muslims were not so educated in English. They were behind in securing government jobs and other benefits. In comparison, the Hindus had progressed far. This led the Muslims to imagine at the end of the 19th century that they were deprived in comparison to the Hindus. ये ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, हर जगह पर सेक्युलरिज्म यानी धर्म निरपेक्षता, यानी ये लोग धर्म को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे थे किसी भी चीज को लेकर, किसी भी चीज में, जैसे कि एजुकेशन या गवर्नमेंट जॉब्स में ये लोगों ने एक नियम बनाया था कि कोई भी रिलीजियस आइडेंटिटी का यूज इन चीजों में नहीं करेगा, किसमें, पढ़ाई लिखाई की जगह में और जॉब्स की जगह में। हालांकि ये देखने को मिला कि जब भी कुछ बेनिफिट की बात आती थी तो वहाँ रिलीजियस का नाम लिया जाता था। जैसे कि यहाँ मुस्लिम्स को गवर्नमेंट जॉब्स में बेनिफिट या दूसरे बेनिफिट्स दिए जा रहे थे, तो वो एक तरह से मुस्लिम का नाम देकर उन्हें दिए जा रहे थे कि ये मुस्लिम्स है, इन्हें ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे। और इसी तरह से इन लोगों ने हिंदूज के लिए अलग बेनिफिट्स और मुस्लिम्स के लिए अलग बेनिफिट्स के नाम पर इन लोगों को अलग करना चाहा। और ऐसा हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखा। पहले जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी पर्शियन, लेकिन 1837 में इसको इंग्लिश के साथ बदल दिया जाता है, यानी पर्शियन लैंग्वेज की जगह में अब इंग्लिश को ला दिया जाता है। और फिर ये देखा जाता है कि मुस्लिम्स जो थे वो इंग्लिश लैंग्वेज में कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग किस चीज़ में बिजी थे, वो जॉब्स और दूसरे जो बेनिफिट्स थे उनको लेने में बिजी थे और वो अपने इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर फोकस नहीं किए, जिसकी वजह से बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स में उनको एंट्री नहीं मिल पा रही थी और मुस्लिम्स पीछे रह जाते हैं। और वहीं जो हिंदूज थे वो जल्दी जल्दी प्रोग्रेस कर ले रहे थे। दिस इन टर्न लेड टू द राइज ऑफ द आइडिया दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर अपोज्ड टू ईच अदर। It must be mentioned here that what was propagated in the name of Muslim interest was actually the interest of the educated Muslims. The uneducated and poor Muslims, such as the vast number of peasants in Bengal, were not considered. और इस तरह से हम देखते हैं कि इस जो आइडियोलॉजी की वजह से, अंग्रेज़ों की ये जो आइडियोलॉजी थी, जो इन्होंने धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम्स को बांटना शुरू कर दिया था, उसके वजह से इन दोनों में आपस में थोड़े मतभेद होना शुरू हो गए थे। और जो ये मुस्लिम्स को जो भी बेनिफिट दे रहे थे वो सब सिर्फ और सिर्फ कुछ मुस्लिम्स को दे रहे थे, और वो भी
किन मुस्लिम्स को? जो एजुकेटेड, जो पढ़े लिखे मुस्लिम्स थे, जबकि जो अनपढ़ और गरीब मुस्लिम किसान थे बंगाल के, उन लोगों को इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, उन्हें कोई बेनिफिट ही नहीं मिल पाए। The modernization of Muslim society began with Sir Syed Ahmad Khan's Aligarh movement. He wanted to promote liberalism in Muslim society by mingling Islamic theology with Western scientific knowledge. Sir Syed was against creating communal disharmony between the two communities. In answer to Hindu domination within British rule, Sir Syed wanted the aristocratic and educated Muslims to be self-reliant. He wanted to create a community feeling among Muslim students. He tried to promote enthusiasm among Muslim students about the advantages accruing from British rule. At Aligarh Mohammedan Anglo-Oriental College, Western philosophy happily coexisted with Islamic theology in the curriculum. सर सैयद अहमद खान ने अपने अलीगढ़ मूवमेंट के जरिए मुस्लिम सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन लाने का काम किया। मुस्लिम सोसाइटी को वो आज़ाद कराना चाहते थे और इसके लिए वो चाहते थे कि जो एजुकेशन का सिस्टम है उसमें इस्लाम और जो वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज है दोनों का मिक्सचर रहे, दोनों को मिलाकर वो मुस्लिम सोसाइटी को एडुकेट करना चाहते थे। सर सैयद अहमद खान ये कभी भी नहीं चाहते थे कि वो कम्युनल डिसहार्मोनी, यानी कि जो हिंदू मुस्लिम्स के बीच में जो दरार पड़ रही है या बढ़ रही है उसको वो बढ़ाना नहीं चाहते थे। वो सिर्फ इतना ही चाहते थे कि ब्रिटिश रूल के अंडर में मुस्लिम्स की हालत बुरी होती जा रही है, वो उनकी हालत को थोड़ा सुधारना चाहते थे। वो चाहते थे कि मुस्लिम स्टूडेंट्स के अंदर एक कम्युनिटी वाली फीलिंग आ जाए। उन्होंने मुस्लिम स्टूडेंट्स में ये चीज़ प्रमोट करनी चाहिए कि वो कैसे ब्रिटिश रूल से फ़ायदा उठा सकते हैं। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था वो वेस्टर्न फिलॉसफी के साथ इस्लामिक थियोलॉजी जो थी उनको मिलाकर एक अच्छा खासा करिकुलम बनाया गया था वहाँ पे। मतलब वहाँ वेस्टर्न और इस्लामिक दोनों ही एजुकेशन साथ साथ चल रहे थे। Sir Syed Ahmad was not anti-national, but he had a different opinion from the Congress as to the concept of a race. He was directly opposed to the Congress. He considered the Congress to be a representative organization of Hindu majority. He instructed the Muslims not to join the Congress. However, other leaders such as Badruddin Tayyibji joined the Congress. Everyone was not in favor of Sir Syed's leadership of North Indian Muslims. The ulama disliked Sir Syed's idea of westernization. They feared losing their authority and so spoke of Islamic universality and individuality. Important among them was the conservative anti-colonial personality like Jamaluddin al-Afghani. सर सैयद अहमद खान एंटी नेशनल नहीं थे, मतलब वो नेशनलिज्म के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उनका जो ओपिनियन था, उनकी जो राय थी वो कांग्रेस के जो राय थी उससे अलग थी। वो डायरेक्टली जो है कांग्रेस के खिलाफ थे और उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस में जो मेजॉरिटी है वो हिंदू की है, मतलब वहाँ ज़्यादातर लोग हिंदू हैं। और उन्होंने मुस्लिम्स के अंदर ये बात भी डाली कि वो कांग्रेस को ज्वाइन ना करें। हालांकि जो दूसरे मुस्लिम लीडर थे जैसे कि बदरुद्दीन तैयब जी, उन्होंने तो कांग्रेस को ज्वाइन किया था और हर कोई सर सैयद खान के जो फेवर में नहीं था। सर सैयद खान के नॉर्थ इंडियन मुस्लिम के जो लीडरशिप थी उसके फेवर में हर कोई नहीं था। और उलेमा जो थे वो लोग जो मुस्लिम कल्चर को रिप्रेजेंट करते थे वो लोग सर सैयद अहमद खान के खिलाफ थे, क्योंकि वो वेस्टर्नाइजेशन कर रहे थे, मतलब पश्चिमीकरण कर रहे थे, पश्चिमी चीज़ों से वो ज़्यादा प्रभावित थे। और उलेमाज को ये डर लगा हुआ था कि ऐसा करने से उन लोगों का जो इस्लामिक यूनिवर्सलिटी है और जो इस्लामिक जो उन लोगों की आइडेंटिटी है एक, वो कहीं खो जाएगी इस वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में।
तो वो लोग इसी चीज़ से डर रहे थे। मतलब इन उलेमाज के अंदर जो जमालुद्दीन अल अफ़गानी नाम के एक पर्सनालिटी थे, वो बहुत ही ज़्यादा एंटी कॉलोनियल थे और बहुत ही कंजर्वेटिव ख्यालों के थे, माने पुराने सोच वाले थे। सर सैयद died in 1898. Soon Aligarh starting losing importance as a center of Muslim politics. The youth of Aligarh were not organized either. They found it not feasible to set aside traditional Muslim society and realize their demands through the British government alone. In the beginning of 20th century, young leaders like Muhammad Ali and Shaukat Ali were deeply influenced by the ulema. Islamic ideals gained predominance over Muslim politics in India. The argument that Muslims were economically, socially, and politically backward compared to the Hindus became stronger. To correct such social imbalance, the formation of new political organizations against both the British and Hindus became necessary. 1898 को सर सैयद अहमद खान की डेथ हो जाती है और जल्द ही अलीगढ़ की जो इम्पोर्टेंस थी वो घटना शुरू हो जाती है, जो कि सर सैयद अहमद खान ने उसे एक मुस्लिम पॉलिटिक्स का एक सेंटर बना के रखा हुआ था अलीगढ़ को, उसकी इम्पोर्टेंस कम होने लगती है। अलीगढ़ के जो भी यूथ थे यानी नौजवान थे, वो लोग ऑर्गेनाइज भी नहीं हो रहे थे, मतलब वो लोग इकट्ठे भी नहीं हो रहे थे, कुछ ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे थे अब। और उन्होंने समझ लिया था कि अब ट्रेडिशनल जो मुस्लिम सोसाइटी है उससे दूर रहना उन लोगों के लिए कोई फ़ायदे का चीज़ नहीं है, और जो अपनी डिमांड है वो लोग सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही मनवा सकते हैं। ये सब चीज़ें वो लोग अब सोच रहे थे। 20th सेंचुरी के शुरू से ही जो यंग लीडर्स थे जैसे कि मोहम्मद अली और शौकत अली, ये लोग उलेमा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस्ड थे। उलेमास का फिर क्या मशवरा था, वो लोग चाहते थे कि जो कंजर्वेटिव तरीका था इस्लाम का उसको वापस से ला दिया जाए, और जो सर सैयद अहमद खान जो वेस्टर्नाइजेशन कर रहे थे उसे उलेमास लोग रोकना चाहते थे। तो अब इसी चीज़ पर ये लोग चलना शुरू कर देते हैं सर सैयद अहमद खान की डेथ के बाद। और ये जो एक इन लोगों के अंदर आइडियोलॉजी अब एक तो पैदा हो गई थी, एक सोच इन लोगों के अंदर पैदा हो गई थी कि जो मुस्लिम्स है उनकी जो इकोनॉमिकली, सोशियली, समाज में और जो पॉलिटिक्स में जो उनकी कंडीशन है वो हिंदूज के मुकाबले कमज़ोर हो गई है, यानी हिंदूज जो है ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। ये सब थिंकिंग अब मुस्लिम्स के अंदर आ गई थी। तो इस इम्बैलेंस को यानी ये जो सोसाइटी का जो बैलेंस जो बिगड़ रहा था उसको ठीक करने के लिए अब बहुत ज़रूरी हो गया था कि हिंदू और ब्रिटिश दोनों के खिलाफ में मुस्लिम्स अपनी एक नई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए। ये मुस्लिम्स को अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था कि उनकी एक अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। लेट अस व्यू द अदर साइड ऑफ द कॉइन। द एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास ऑल्सो हैड अ hand in forming the notion of Hindu and Muslim as opposing communities. In Bengal, the Hindu Bhadralok held a negative and slighting attitude towards the Muslims. They also criticized in their writings Muslims, historians, and historical Muslim personalities. In the midst of these, the Swadeshi leaders, with their Hindu religious symbol-based politics, further alienated the Muslims. Hindu and Muslim conflict gained momentum from the Swadeshi movement. The anti-partition leaders claimed the Muslims were getting more advantages. Thus, Hindu and Muslim identities overshadowed the identity of being a Bengali. The poor peasants had been forced to boycott British goods. In this manner, एंटी-पार्टीशन मूवमेंट टर्न्ड हिंदूज एंड मुस्लिम्स अगेंस्ट ईच अदर। जब हम सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मिडिल क्लास फैमिली के जो पढ़े लिखे हिंदूज थे उनका भी हिंदू मुस्लिम के अंदर इस कम्युनिटी वाली भावना को, कम्युनल भावना को कि ये रिलीजियन अच्छा है, ये रिलीजियन खराब है, ये वाली भावना को पैदा करने में बहुत बड़ा रोल था। बंगाल में जो भद्रलोक हिंदूज थे उन्होंने थोड़ा सा नेगेटिव एटीट्यूड दिखाया था मुस्लिम्स के लिए।
उन लोगों ने अपनी किताबें जो लिखी थी उसमें भी मुस्लिम हिस्टोरियंस यानी जो मुस्लिम इतिहासकार थे और जो भी मुस्लिम पर्सनालिटीज थी हिस्टोरिकल, उनके बारे में अच्छा नहीं लिखा था। इन सब के बीच में जो स्वदेशी लीडर्स थे वो अपने हिंदू सिंबल्स को लेकर मूवमेंट्स में चले जाते हैं, यानी वो लोग अपने रिलीजियस सिंबल को दिखाने लगते हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम्स खुद को और भी ज़्यादा अलग समझना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से जो हिंदू मुस्लिम के बीच का जो एक झगड़ा था वो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम से ही ज़्यादा उसमें तेज़ी आ जाती है, किसमें, हिंदू मुस्लिम के बीच के झगड़े में, अलगाव में। जो नेता जो पार्टीशन नहीं चाहते थे इंडिया का, वो लोग ये कह रहे थे कि मुस्लिम्स लोग बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज ले रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल रही है, इसीलिए हिंदू और मुस्लिम की जो आइडेंटिटीज़ थी उसके अंदर जो बंगाली आइडेंटिटी थी वो कहीं खो जाती है। मतलब अब सब लोग खुद को हिंदू और मुस्लिम की तरह देखना शुरू कर देते हैं। जो गरीब किसान थे उनको फोर्स किया गया था कि वो लोग जो ब्रिटिशर्स के सामान है उनको बॉयकॉट कर दे, यानी उनका यूज़ करना बंद कर दे। और इस तरह से जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट है वो हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के खिलाफ कर देती है। The National Congress in its initial phase had decided that it would bring in no proposal that was contrary to Muslim interest. Many Muslims had joined the Congress at this stage. The Hindu cultural revival movement gave birth to political extremism. This involved using stories from Hindu scriptures and Hindu symbols to capture the notion of the Indian race. The reforms in the 19th century Hindu society led to the revivalist movement. Its chief feature was pride for their glorious past and exaggerated notions of the same. The Hindu revivalists began the propaganda that India and Hindu are synonymous. It was said that Muslim rule had led to the decline of Hindu civilization. That civilization was now endangered by British rule. However, the revivalists did not agree with the Western rationalist position of the Hindu reformists. जब नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी तो उसके शुरू के ही टाइम में ये प्रपोजल आया था कि ये डिसाइड हुआ था कि ऐसा कोई भी प्रपोजल जिसमें कि मुस्लिम के खिलाफ हो, जो प्रपोजल उसे ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और इसे ही जानने के बाद बहुत सारे मुस्लिम्स ने कांग्रेस को ज्वाइन किया था जब ये कांग्रेस नई नई बनी थी उस टाइम में। लेकिन जब हिंदू कल्चरल रिवाइवल मूवमेंट हुए तो उसकी वजह से पॉलिटिक्स में एक एक्सट्रीमिज्म आ गया, यानी पॉलिटिक्स में एक गर्मी आ गई। और इसमें क्या हो रहा था, ये लोग हिंदू के जो पुराने कथाएं थी, जो उन लोगों की जो हिंदुओं के जो स्क्रिप्चर्स थे और जो रिलीजियस सिंबल्स थे, कहानियां थी, उन सबको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और हिंदू कल्चरल रिवाइवल मूवमेंट का मेन मुद्दा था कि ये लोग हिंदू कल्चर को फिर से रिवाइव करना चाहते थे, फिर से उनको खड़ा करना चाहते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, क्योंकि ब्रिटिशर्स इनको छोटा दिखाते थे, इनको कुछ भी नहीं समझते थे इंडियंस को। तो ये इन लोगों में आ गई कि हम लोग अपने कल्चर को फिर से खड़ा करेंगे, जिसकी वजह से ये लोग ऐसा स्टेप लेते हैं। ये लोग अपने पॉलिटिकल मूवमेंट्स में हिंदू स्क्रिप्चर्स और हिंदू सिंबल्स का यूज़ करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम्स खुद को इस मूवमेंट से अलग समझना शुरू कर देते हैं। द लिबरल रिफॉर्मर्स एंड ब्रिटिश रूल वर एन ऑब्स्टेकल टू द रिवाइवलिस्ट्स इन फाउंडिंग ऑफ हिंदू नेशनलिस्ट स्टेट. High caste Brahmin reformers initially controlled Hindu nationalism. Several revolutionaries identified with and claimed Hindu religion and Hindus to be national culture and same as the Indian race. Tilak's Shivaji and Ganapati festival, Aurobindo's hymn to Mother India and view of nationalism as a religion, the taking of a revolutionary oath by putting a hand on the Gita may be cited as examples. अब ये लोग क्या कर रहे थे, मूवमेंट में जो है नेशनलिज्म की बात हो रही थी, तो ये लोग अब नेशनलिज्म को हिंदुइज्म के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं, ये मूवमेंट करने वाले लोग।
नेशनलिज्म और रिलीजियन दो डिफरेंट चीज होती है, जिसको कि इन्होंने मूवमेंट के दौरान एक कर दिया था, और यही इन लोगों ने गलती की थी, जिसकी वजह से मुस्लिम्स अपने आप को अलग समझना शुरू कर देते हैं। ये लोग अब इंडिया को हिंदुइज्म की तरह से देख रहे थे, और नेशनलिज्म को ये लोग समझ रहे थे कि जो हिंदूज है ये लोग ही नेशनलिस्ट हैं, और ये लोग अपने रिवॉल्यूशंस में हिंदू के जो सिंबल्स थे उनको यूज कर ही रहे थे। तिलक जी का जो शिवाजी और गणपति फेस्टिवल था, औरबिंदो का हिम टू मदर इंडिया, ये सब चीजें हम देखते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने मूवमेंट में हिंदुइज्म को इन्वॉल्व कर दिया था पूरी तरह से। और जब ये लोग कुछ रिवॉल्यूशनरी ओथ लेते थे, यानी तो उसमें वो लोग गीता का यूज करते थे ओथ लेने के लिए। द एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स thus did not appeal to the Muslims. This does not imply that all Hindu freedom fighters consciously wanted to set the Muslims aside. In fact, many thought the union of the two communities might help fight the backwardness in the country. A large section of educated Muslims opted out of nationalist movement because of its Hindu religious bent. These Muslims, trying to keep intact the existence of their community, fell victim to conservative politics. As a result, political organizations were formed with the cooperation of ambitious political leaders and the ulema. The two-nation theory gained currency. The lack of understanding and sympathy between Hindus and Muslims created a conflict between them. तो ये सब चीजें देखने के बाद मुस्लिम्स जो है खुद को इन सब से अब अलग समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो हिंदू फ्रीडम फाइटर्स थे वो लोग ये सब जानबूझकर कर रहे थे, कि वो लोग मुस्लिम्स को बिल्कुल ही अलग करना चाहते थे। ऐसा नहीं है। वो बहुत सारे लीडर्स ये सोचते थे कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के साथ ही वो लोग इन अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर सकेंगे। और जब हम देखते हैं कि ये हिंदुइज्म और ये रिलीजियस सिंबल्स आना शुरू हो जाते हैं मूवमेंट्स में, तो बहुत सारे एजुकेटेड मुस्लिम्स इन मूवमेंट्स को छोड़ देते हैं और ये पार्टी पॉलिटिक्स छोड़कर साइड हो जाते हैं। अब ये पार्टी पॉलिटिक्स किन लोगों ने चलाना शुरू कर दिया था? ये लोग उलेमा और पॉलिटिकल लीडर्स, जो एम्बिशियस पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो लोग शासन करना चाहते थे, जो लोग कुछ पाना चाहते थे, उन लोगों ने अब इन मूवमेंट्स को चलाना शुरू कर दिया था। वहीं फिर टू नेशन की थ्योरी भी आना शुरू हो जाती है धीरे धीरे। मतलब उसके बारे में भी लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था कि दो नेशन होंगे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, और एक दूसरे के ना समझने और एक दूसरे से कोई भी सिंपैथी ना रखने की वजह से हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में झगड़े होना शुरू हो गए थे। द कम्युनल डिवाइड। It is not that young Muslim leaders of the 20th century were always opposed to nationalist struggles. Certain problems at the beginning of the country directed their movements in a particular way. Turkey took up arms against Britain in the First World War. The Indian Muslims supported the British, but an uneasy situation was created regarding the issue of Turkey. The Sultan of Turkey was the Caliph, or the spiritual leader of the Muslims. The defeat in the World War reduced the Sultan's powers. Britain occupied a large part of the Ottoman Empire. This greatly displeased the Indian Muslims. They sharply opposed the British policy. A demand was made to return the holy places to the Caliph. That demand gradually grew into an anti-British movement. टर्की जो कि एक मुस्लिम कंट्री थी, वहाँ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इंडिया के जो मुस्लिम्स थे वो लोग सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश को, लेकिन जब टर्की के साथ वॉर होना शुरू हो जाता है तो वो लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं। कौन? इंडियन मुस्लिम्स, क्योंकि टर्की एक मुस्लिम कंट्री थी। टर्की के जो खलीफा थे वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे मुस्लिम्स के, और जब वो वर्ल्ड वॉर 1 में हार जाते हैं तो उनकी जो पावर है वो कम हो जाती है। किसकी? टर्की के जो सुल्तान थे, जो कैलिफ थे, उनकी। और ब्रिटेन को
ओटोमान एम्पायर जो कि टर्की के अंदर थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मिल जाता है ब्रिटिशर्स को। इसकी वजह से जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। इंडियन मुस्लिम्स जो है ब्रिटिशर्स की किसी भी पॉलिसी को मानना नहीं चाह रही थी, वो लोग साफ तौर पर मना कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, उसका विद्रोह कर रहे थे। इंडियन मुस्लिम्स की ये डिमांड थी कि जो बड़ा एरिया जो ओटोमान एम्पायर का जो ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में कर लिया है उसमें जो भी मुस्लिम्स के पवित्र स्थल हैं, हॉली प्लेसेस हैं, वो वहाँ के खलीफा को वापस दे दी जाए। यही डिमांड धीरे धीरे एंटी ब्रिटिश मूवमेंट का रूप ले लेती है।